तो नमस्कार आदाब दोस्तों। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो हिटलर के राज में एक अफसर था जिसका नाम है ओटो अडोल्फ आइकमान। हिटलर के कई सारे कैंप थे जहाँ पे वो लोगों को मारता था, उन्हें यातनाएं देता था। किसी को फांसी, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे के मरवाया जाता था, किसी को गैस चैम्बर में भेज दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कुख्यात है ऑश्विट्ज़ कैंप जिसको बोला जाता है, जो साउथ पोलैंड में है। कहा जाता है कि यहाँ पर 40 किलोमीटर के दायरे में लगभग 11 लाख लोगों को मार दिया गया। इस कैंप का एक इंचार्ज था ओटो अडोल्फ आइकमान। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अपने आखिरी चरण में था, तब रशिया ने पोलैंड पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर 7,000 लोगों को बचा लिया गया। हिटलर ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद नाज़ी जर्मनी की हार हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि हर दिन एटलीस्ट 5,000 बॉडी को जलाया जाता था और ये कम से कम 5 साल तक किया गया। सारा लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब वहाँ से सारे सामान लिए गए तो उसमें बाल जो थे उनका वज़न था 6,350 kg। कितना वज़न होता है बाल का? 6,350 किलो उनके बाल का ही वज़न निकला ऑश्विट्ज़ कैंप से। तो सोचिए कितने लोगों की जान ली गई होगी वहाँ पर। 1 लाख जूते मिले, 4,000 के करीबन सूटकेस। 24 जनवरी 1945 को युद्ध ख़त्म होता है। यहूदी अपना एक नया देश बनाना चाहते हैं, पर जब तक नया देश नहीं बनता तब तक एक हैगाना पैरामिलिट्री फोर्स करके है, ये उसका गठन करते हैं। उसका एक विंग होता है जो कि स्पाई जासूसी का भी काम करता है। अब यहाँ पर नाम आता है ओटो अडोल्फ आइकमान, जो कि इनका प्राइम टारगेट था, जो एक इंचार्ज भी था कैंप का। ओटो अडोल्फ आइकमान, उसका जन्म हुआ था मार्च 1906, मार्च 1906। इसने नाज़ी पार्टी को ज्वाइन किया 1932 में। और ज्वाइन करने की वजह क्या थी? ये एक ट्रेवलिंग सेल्समैन था एक ऑयल कंपनी में, जहाँ पे इसकी ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया था उसके दौरान इसकी जॉब छूट गई। तो इसने नाज़ी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रहने वाला ये जर्मनी का ही था। इसको पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई तुविया फ्रीडमैन नाम के एक स्पाई को। पर चूंकि आइकमान को पता था कि जैसे यहूदी लोग इकट्ठे होंगे वो अपना बदला ज़रूर लेंगे, तो घटना को भांपते हुए ओटो अडोल्फ आइकमान ने सारे जो अपने सबूत थे, अपने फ़ोटो थे, अपने दस्तावेज थे, सारे के सारे मिटा दिए। उसके बाद 1946 में आइकमान को यूएस आर्मी ने पकड़ लिया, जहाँ पे जर्मन कैदी 4 थे आइकमान समेत। आइकमान वहाँ से जैसे तैसे 1946 में भाग निकला। फ्रीडमैन को जैसे ये खबर लगी वो यूएस गया, बट जब तक वो गया तब तक आइकमान भाग चुका था। उसने जर्मनी में उसके नाम के काफ़ी दस्तावेज खंगाले, उसके जहाँ वो रहता था वहाँ पर जाके दस्तावेज खंगाले, पर कोई मतलब नहीं निकला। 30 अक्टूबर 1934 यहाँ पर आइकमान ने एक औरत है वेरोनिका लीबेल, उससे शादी करने के लिए एक अर्जी डाली थी। फ्रीडमैन को वो हाथ लग जाता है, इस औरत का नाम होना चाहिए वेरोनिका लीबेल आइकमान। तो इधर उधर हाथ पांव मारा जाता है। तो काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद फ्रीडमैन को पता चलता है कि चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में आइकमान का एक फ्रेंड रहता है बिल्जली। बट उससे भी उसको पता चलता है कि बिल्जली उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो खुद भी आइकमान से किसी बात का बदला लेना चाहता है और बिल्जली को कुछ पता नहीं है कि आइकमान कहाँ है। बट वो इस दौरान एक हिंट ज़रूर देता है कि आइकमान हो सकता है ड्रोपल में हो। तो अब फ्रीडमैन अपने ही एक साथी मोनास ड्रोपल भेजता है। मोनास ड्रोपल जाता है, वहाँ पर वेरोनिका लीबेल नाम की औरत को ढूंढता है। अब वो सीधा वेरोनिका के संपर्क में नहीं आता है, वहाँ पर काफ़ी विधवा औरतें थी, तो वो एक विधवा औरत से दोस्ती करता है, उसके करीब जाता है और वो इंश्योर भी करता है कि ये जो विधवा औरत हो ये वेरोनिका की फ्रेंड भी हो।
ताकि बाद में ये दोनों के बीच म्यूचुअल फ्रेंड बनने का काम कर सके। तो वहाँ से पता चलता है कि आइकमान के 3 बच्चे हैं। तो मोनास ने धीरे धीरे वेरोनिका से नज़दीकी बढ़ाई, काफ़ी बार उसके घर आना जाना हुआ, बट उसको आइकमान का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच वेरोनिका ने मोनास से कहा कि उसको एक मेड की, एक नौकरानी की ज़रूरत है। अब मोनास ने ये खबर आगे फ्रीडमैन को पहुंचाई कि वेरोनिका को ज़रूरत है एक मेड की। हो सकता है ये मेड अपने लिए कुछ जासूसी का काम कर सके या वेरोनिका के काफ़ी नज़दीक जाके अपने लिए कुछ सबूत जुटा सके। तो यहाँ पर इजरायली स्पाई को ही एक नौकरानी बनाकर बुला लिया गया। 6 महीने तक वो वहाँ पर नौकरी करती रही वेरोनिका के घर पर, बट कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि इन 6 महीने के बीच में वेरोनिका ने एडोल्फ आइकमान से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। तो दोनों वापस लौट गए। इस बीच मोनास को एक और हिंट मिलता है कि यहाँ पर ड्रोपल शहर में ही आइकमान की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है, जिसका नाम है मिस्टर ब्रा। मोनास जाता है मिस्टर ब्रा के पास और वो कहता है उससे कि मैं आइकमान के फ्रेंड का ब्रदर हूँ, उसकी कुछ चीज़ें मेरे पास रह गई है, कुछ पैसे देने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको कुछ उसका आइडिया हो कहाँ पे रहता है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मिस्टर ब्रा कहती है कि मुझे तो कोई आइडिया है नहीं इस बात का, बट हाँ मेरे पास कुछ फ़ोटो हो सकती हैं कि मैं दिखा सकूँ कि आइकमैन कैसा है। तो आइकमैन ने सारे फ़ोटो डिस्ट्रॉय कर दिए, बट ये एक फ़ोटो वो डिस्ट्रॉय करना भूल गया। आइकमैन जिस कंपनी में इटली में जॉब करता था वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो वहाँ से जेनेवा जाता है, वहाँ पे एज ए पादरी ये काम करता है। उसके बाद वेटिकन की सिटी, पोप का शहर, वहाँ जाता है। वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं आती इसको, वहाँ पर ये अपना पासपोर्ट बनाता है रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से। वहाँ से सीरिया जाता है और कई दूसरी कंट्रीज़ में जाता है। इस बीच ये होता है कि आइकमैन थोड़ा लापरवाह भी हो जाता है। यहाँ से वो आखिर में जाता है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, और अपनी, अब ये काफ़ी हो गया इसको समय भागते भागते। 1945 की बात थी जब ये वहाँ से, 1946 की बात थी जब ये यूएस से भागा था, उसके बाद से ये भाग ही रहा है। 9-10 साल हो चुके हैं इसको। अब ये सोचता है कि भागना भगाना बहुत हो चुका है, अब मुझे अपनी वाइफ और बच्चों को अपने पास बुलाना चाहिए। तो वो एक ख़त लिखता है वेरोनिका के नाम। उस खत में वो अपना पूरा एड्रेस लिखता है। खत आता है रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से ही, बट उसमें नीचे जो साइन होता है वो आइकमान का होता है। तो यहाँ से वेरोनिका पहचान जाती है कि ये खत आइकमान ने लिखा है, एडोल्फ आइकमान ने, और वो इस पते पर उसको बुलाना चाहता है। तो वेरोनिका अपना एक पासपोर्ट बनवाती है। जुलाई 1952 वेरोनिका अपने 3 बच्चों को ये कहती है कि ये हमारे अंकल है और हम इनके यहाँ जा रहे हैं। उनको भी भनक नहीं लगने देती और वो पहुंचती है ब्यूनस आयर्स, टुकुमान रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आइकमान इन चारों से मिलता है। अब 8 साल हो जाते हैं। इजराइल का गठन हो चुका है, मोसाद का गठन हो चुका है, और अब इजराइल की गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन कौन से केस हमारे अभी ओपन हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हमको क्लोज़ करने हैं। तो उनकी नज़र में आता है कि आइकमान का केस काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है और इस पर हमारा काफ़ी पैसा, काफ़ी फंड खर्च हो चुका है। तो वो ये तय करते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसका ये भी होता है कि फ्रीडमैन के ऊपर भी एक बट्टा लगता है कि ये एक नालायक है, नाकारा स्पाई है, इसके ऊपर हमने काफ़ी पैसा खर्च किया बट इसने हमको कोई आउटपुट नहीं दिया। तो फाइनली गवर्नमेंट तय करती है कि ये प्रोजेक्ट को ये क्लोज़ कर देंगे, फंडिंग रोक देंगे। यहाँ से फ्रीडमैन का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि इतने टाइम मैंने मेहनत करी है और जब मैं आखिर में आइकमान के पास आने को हूँ तो गवर्नमेंट इस तरह कर रही है, मेरी फंडिंग रोक दी गई है और मुझे, खैर वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एक नाकारा की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि मैं बिल्कुल फेल हो गया हूँ अपने काम में। जब गवर्नमेंट से फंडिंग रुक गई उसके बावजूद फ्रीडमैन अपनी पत्नी के गहने बेच देता है, दोस्तों से उधार लेता है और ये मिशन कंटिन्यू रखता है। एक दिन
चमत्कार होता है। अब चमत्कार ये होता है कि आइकमान की जो बीवी थी वेरोनिका, उसका पासपोर्ट का तारीख एक्सपायर होने वाला होता है। तो वेरोनिका तय करती है कि वो वापस ड्रोपल जाएगी, अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के लाएगी। तो वहाँ पर जाती है वेरोनिका, पहुँचती है तो गलती से वेरोनिका लीबेल अपना पूरा नाम लिख देती है, वेरोनिका लीबेल आइकमान। अब चूंकि फ्रीडमैन के जासूस हैं, फ्रीडमैन के गुप्तचर हैं, वो अभी तक वहाँ से हटे नहीं थे, क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो उनको इस बात की भनक लग जाती है कि वेरोनिका लीबेल ने वेरोनिका लीबेल आइकमान अपना नाम लिखा है, और क्योंकि ट्रैवल एजेंट था वो भी फ्रीडमैन का ही आदमी था, तो सारा कुछ डिटेल फ्रीडमैन को बता दी जाती है। तो फ्रीडमैन अपने आदमियों को फ़्लाइट में वेरोनिका के पास, वेरोनिका के पीछे लगा देता है। वो खुद जा नहीं सकता क्योंकि वेरोनिका उसको जानती है। फ़्लाइट से उतरते ही जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी एक जासूस होता है। वेरोनिका घर पहुंचती है और आइकमान का फ़ोटो इनके पास पहले से था। तो जैसे ही वो आइकमान को देखते हैं, ये जासूस इन्फॉर्म करते हैं फ्रीडमैन को कि यही आइकमान है, हमको मिल चुका है। अब अगली दिक्कत ये है कि आइकमान को अर्जेंटीना से लाया कैसे जाए, क्योंकि इज़राइल अभी नया नया अस्तित्व में आया है, तो अभी कंट्री उनको रिकॉग्नाइज़ करे, उनके साथ कोई ट्रीटी वीटी साइन हो, अभी वो भी नहीं हुआ है। तो अब अभी तक इज़राइल और अर्जेंटीना के बीच कोई ट्रीटी नहीं थी, तो इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व था कि कैसे किसी को वहाँ से किडनैप करके लाया जाए। तो अर्जेंटीना को आज़ाद हुए 100 साल हो चुके थे, और वहाँ पर उसका जश्न मनाया जा रहा था। और इसी बीच में इज़राइल और अर्जेंटीना के बीच एयर सर्विसेज चालू होने वाली थी। तो ये तय किया गया कि इज़राइल के राष्ट्रपति जाएंगे पहली फ़्लाइट में बैठकर, और उसी फ़्लाइट में लाया जाएगा आइकमान को। 4 लोग जाते हैं आइकमान के पीछे। जैसे ही आइकमान ऑफिस से आता है, उसको अटैक किया जाता है, उसको किडनैप किया जाता है। मई 11, 1960 को आइकमान के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनाया जाता है, जो कि इजरायली सिटीज़न के नाम से होता है। अब बेहोशी का इंजेक्शन, सारा मेडिकल सर्टिफिकेट, व्हीलचेयर का इंतज़ाम सारा किया जाता है, और आइकमान को डिपोर्ट कर लिया जाता है इज़राइल में। अब आइकमान की गिरफ्तारी की खबर न्यूज़ में आती है, यूरोप में, यूएसए में, सब जगह फैलती है, और आइकमान पर केस चलाया जाता है। आइकमान पर केस चलता है 2 साल तक। इसको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है, और इसके बाद आइकमान को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। आइकमान कहता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, मैंने सिर्फ वो हुक्म माने हैं जो हमारे आला अधिकारियों ने हमको दिए थे। मैं एक प्राउड नाज़ी हूँ, मैं एक प्राउड जर्मन हूँ, मैं एक अच्छा जर्मन था, मैं एक अच्छा जर्मन हूँ, और मैं एक अच्छा जर्मन रहूँगा। और मरते हुए उसने नारे लगाए कि जर्मनी जिंदाबाद, नाज़ी जिंदाबाद, और एक आपने काफ़ी सुना होगा, हेल हिटलर, हिटलर जिंदाबाद। 1945 से भागता रहा है, और मई 31, 1962 को टेल अवीव, इज़राइल में आइकमान को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोसाद के एक मिशन की, जिसमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक चमत्कार हुआ और आइकमान को पकड़ लिया गया। मोसाद की और काफ़ी कहानियाँ हैं जो हम आगे बिल्कुल इस सीरीज़ में सुनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।